चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में एक और दमदार पैनल हमारा साथ देगा। कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान जुड़ेंगे, सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारा साथ देंगे और पिछले शो से मानस और प्रशांत सावंत हमारे साथ बने हुए हैं। और बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ होंगे एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम, कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह। उनसे बातचीत होगी कि अब इस समय इन्वेस्टर्स को इस मार्केट को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। और अब डालते हैं एक बार ज़रा मार्केट पर नज़र। और आज का डे बिलोंग करता है फार्मा सेक्टर को। फार्मा इंडेक्स लेकर आइए एक बार ज़रा। और शानदार मूव इस समय निफ्टी फार्मा में करीब 1.2% का मूव यहाँ पर। और ये इस समय टॉप गेनर इन टर्म्स ऑफ इंडाइसेस। उसके अलावा ऑब्वियसली उसमें डीवीज, डॉक्टर रेड्डीज, बायोकॉन, लॉरस, ये सब स्टॉक्स जो अच्छा कर रहे हैं। उसके अलावा दो और पॉकेट्स जो स्ट्रेंथ दिखा रही हैं, पहला रिलायंस, हालांकि डे हाई से कूल ऑफ हो गया अब रिलायंस, और दूसरा एचडीएफसी ट्विंस। एचडीएफसी खासतौर से अभी भी करीब डे हाई की ट्रेजेक्टरी में बना हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक में भी एक फ्रेश मूव स्टार्ट हुआ है अब, वहाँ पर एक थोड़ा सा मोमेंटम। लेकिन पॉकेट जो आज वीक है वह है एफएमसीजी, और उसको लीड किया हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। उसके अलावा नेस्ले और ब्रिटानिया, ये भी इस समय डे लो की ट्रेजेक्टरी में। वीरो जी अनुज एक बार जरा बजाज ऑटो को देखिए। कल चर्चा कर रहे थे हम क्लोजिंग में 4230 सडनली, आई मीन 2 महीने के अंतराल में, 1 महीने के अंतराल में, या फिर 1 महीना भी क्यों बोलूं, मतलब 15 दिन के अंतराल में पूरा स्टॉक बदल गया। आई मीन बिल्कुल ही डिफरेंट। 4229 क्या कहेंगे इस पर? देखिए बजाज ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी बहुत ज़बरदस्त। ऑल टाइम हाई से अब सिर्फ 20 या 30 रुपए दूर रह गया है। कल भी 52 वीक हाई लगाया था इसने, और ये पूरा का पूरा मूव इसी महीने आया है वीरू, इसी महीने आया। अच्छा, और एक चीज़, बजाज ऑटो, हालांकि मानसून का भी एक फैक्टर होता है, लेकिन बजाज ऑटो ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट्स में और ज़्यादा एक्सपोर्ट्स में है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से बजाज ऑटो में ये, मतलब कुछ तो यहाँ पर बदला है। क्या बदला ये मतलब पता नहीं, लेकिन शानदार मूव इसमें। मतलब वैसे बजाज ने ना पिछले कई सालों से काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था टीवीएस मोटर को। हाँ। और इवन रिसेंट मूव में जो आयशर मोटर्स का मूव आया था उसमें भी अंडर परफॉर्म किया था। लेकिन हाँ, पिछला 1 महीने का मूव तो बहुत शानदार रहा है। जी, और आपकी स्क्रीन पे यकीन मानिए, आप अगर इसको 3 फरवरी 2021 से लेकर टाइम फ्रेम अब तक के रीड करें तो बेहद ही शानदार पैटर्न। खैर, अब एक काम करते हैं, पैनल से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं और उनसे उनके आज के टॉप कॉल्स लेते हैं। नीलेश जैन, श्रीकांत चौहान, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत। श्रीकांत, पहले आपके पास आऊंगा। गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है आपका। इंडिसेस पे आपका बहुत संक्षेप में व्यू और आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, अगर निफ्टी की बात करें तो हमें लगता है कि मार्केट काफी कॉशियसली हायर लेवल्स पे जा रहा है, और ये इनफैक्ट देखा जाए तो काफी अच्छा इंडिकेशन होता है, क्योंकि जहां पे कॉन्फिडेंस कम होता है वहां पे फिर ब्रेकआउट आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। हमें लगता है कि मार्केट इवेंचुअली 18,150 के लेवल्स दिखा सकता है। नो डाउट 17,800 उतना ही इंपॉर्टेंट लेवल है जितना 16,800 का लेवल्स था। तो जैसे मार्केट ने 16,800 को नहीं तोड़ा और रिकवरी बनाई, उसी बेसिस पे मैं देखूंगा कि 17,800 के टूटने के बाद बिल्कुल हम वापस फ्रेश तेजी कर सकते हैं। करंट लेवल पे हमें लगता है कि काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। आपके 2 ट्रेड्स श्रीकांत। बिल्कुल, या अगर स्टॉक्स की बात करें तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे रिलायंस इंडस्ट्रीज इसे लॉन्ग करके चलना चाहिए, क्योंकि इसका सिंपल सा रीजन है, एक अच्छी खासी इसने रैली की थी, उसके बाद 3 या 4 दिन का इसने एक फ्लैग फॉर्मेशन बनाया था, और उस फ्लैग फॉर्मेशन का उसने एक ब्रेकआउट किया है। तो करंट लेवल से अगर इस पर्टिकुलर ट्रेंड को देखें तो हमें लगता है कि ये स्टॉक 2420 2430 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से रिलायंस इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करे जो 2350 के करीब ट्रेड कर रहा है। 2330 का स्टॉप लॉस रखना है, यानी 2330 का स्टॉप लॉस रखना है। साथ ही साथ हमें लगता है कि बैंक स्टॉक्स में आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे अच्छा खासा एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन बना हुआ है, और ये स्टॉक 900 910 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से आईसीआईसीआई बैंक को भी लॉन्ग करके चले और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 874 के करीब का। ओके, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज, और क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर बाय कॉल में शुमार हुआ है तो एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे कि इस चैनल का सीएनबीसी आवाज जो आप देख रहे हैं इस वक्त, उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। किसी भी बाय कॉल के पीछे के साथ एक निजी राय जरूर सम्मिलित करें, चाहे वह कोई भी बाय सेल कॉल हो, फ्यूचर्स, ऑप्शन, कैश या फिर डिलीवरी कॉल हो।
अच्छा नीलेश, गुड मॉर्निंग। आपका दो कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए खरीदारी करने की सलाह होगी। फार्मा इंडेक्स काफी अच्छा लग रहा है, फार्मा स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन है। लुपिन इस पर्टिकुलर काउंटर में एक कंसोलिडेशन हो रहा था पिछले कुछ समय से, एक फॉलिंग चैनल में ट्रेड हो रहा था। लगभग 2 महीनों से कंसोलिडेशन के बाद में फाइनली यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है और लॉन्ग साइड में बिल्डअप होते हुए भी नजर आ रहा है। तो मोमेंटम यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। स्पॉट में अगर हम देखें तो 678 के आसपास है। यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर 695 तक के टारगेट बनते हुए नजर आ सकते हैं। 663 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो सबसे पहले लॉन्ग करना होगा लुपिन में। उसके साथ ही साथ देखिए ऑटो स्टॉक्स का जिक्र हो रहा था, ऑटो इंडेक्स काफी अच्छा लग रहा है। आईचम मोटर इस पर्टिकुलर काउंटर में कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। इस बेस फॉर्मेशन के बाद में एक छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट लेवल पे आईचम मोटर को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। 3200 के टारगेट के लिए 3030 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, आयशर मोटर्स, यहाँ पर एक बाय कॉल लिया जा सकता है। चलिए अब मानस और प्रशांत से भी उनकी कॉल्स ले लेते हैं। मानस, आपकी फ्रेश ट्रेड्स इस समय की? अनुज जी, सबसे पहले तो लाल पैथलैब पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम पिछले करीब 5-6 सेशन से दिख रहे थे, लेकिन आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। 1875 के ऊपर का ब्रेकआउट है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो लाल पैथलैब में खरीदारी करेंगे 1864 के स्टॉप लॉस से। 1940 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं लाल पैथलैब में। और दूसरा स्टॉक सीमेंट क्षेत्र से है और एसीसी के पहले उसको मैंने मेंशन किया। और अब आपको अंबुजा पे ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज स्टॉक ब्रेक करने के लिए तैयार है। कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। करंट लेवल पे करने की राय रहेगी अंबुजा पे। 382 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। 415 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, अंबुजा सीमेंट, यहाँ पर एक आप कॉल ले सकते हैं। प्रशांत, आप क्या ट्रेड्स लेंगे इस समय? जी अनुज जी, सबसे पहले ये सलाह होगी कि जो भी लॉन्ग्स हो और जो भी टारगेट्स हो, बट आज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप कैरी कर रहे हो तो थोड़ा उसको हेज कीजिए, क्योंकि इवनिंग में एक बड़ा इवेंट है। टीसीएस के रिजल्ट्स भी हो और फेड की अनाउंसमेंट भी हो, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा और पोजीशंस को हेज करके जाइए ताकि रिस्क मिटिगेट हो जाए। उसी के साथ आज के जो कॉल्स होंगे, तो एक मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ एशियन पेंट्स पे, और मैं इसमें लॉन्ग जाना चाहूंगा। ये 2765 पे चल रहा है, मेरा स्टॉप लॉस होगा 2730, 2730, और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो करीबन 2825, 2825 का देख रहा हूँ। और एक स्टॉक जो मुझे वीक लग रहा है वो है पीईएल। तो पीईएल फिलहाल ऑलमोस्ट 700 के लेवल के थोड़ा नीचे चल रहा है। मैं यहाँ पे 710 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करना चाहूंगा। जो टारगेट मेरा होगा वो 675 का होगा। चलिए, पीएल यहाँ पर आपको शॉर्ट करना है और 675 का टारगेट लगाना है। पीएल कंसिस्टेंटली काफ़ी वीक रहा है स्टॉक। और अच्छा, एक अंबुजा सीमेंट को एक बार रिविजिट कर लेते हैं। अंबुजा सीमेंट में एक फ्रेश मूव अब इस समय, और इस समय डे हाई की ट्रेजेक्टरी में अंबुजा सीमेंट का स्टॉक का। अब समय हो गया है बिग मार्केट वॉइसेस से बाज़ार की बिग पिक्चर समझने का। और हमारे साथ आज हैं बहुत ही मशहूर नाम और कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह। शेयर बाज़ार में निवेश की रणनीति बनाने में नीलेश जी का 3 दशकों का लंबा अनुभव रहा है। नीलेश जी कोटक के पहले एक्सिस कैपिटल के एमडी और सीईओ भी रहे थे। ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के सीआईओ भी रहे हैं। और डेट मार्केट और इक्विटी मार्केट्स दोनों की एक समझ रखते हैं, और एसेट एलोकेशन को लेकर इनका व्यू काफ़ी स्ट्रांग रहता है। और एक इनके बारे में चीज़ मैं कह देता हूँ, नॉर्मली फंड मैनेजर जब भी टीवी पर आते हैं हमेशा बुलिश रहते हैं। नीलेश भाई हमेशा रियलिस्ट रहते हैं, ना ज़्यादा पेसिमिस्टिक और ना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो स्वागत है आपका शो में। तो बताइए, इस समय मार्केट में एकदम से ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली आई। एफआईआईज ने जो शॉर्ट किया हुआ था, अब उसी स्पीड से वो शॉर्ट्स काट रहे हैं अपने। लेकिन मार्केट का टेक्सचर कैसा लग रहा है आपको इस समय? क्या इन लेवल्स पर रिटेल को अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो धीरे धीरे इस लेवल से भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन 2 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। एक, प्लीज कीप सम ड्राई पाउडर टू बाय ऑन करेक्शन। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, नीचे में खरीदने के लिए पैसे जेब में होना जरूरी है। दूसरा, जब आप निवेश कर रहे हैं तो लंबी अवधि के लिए निवेश करिए।
यहां से लेके मई 24 तक बहुत सारी इवेंट ऐसी है जो मार्केट को इम्पैक्ट करती रहेगी। तो नीचे में खरीदने के लिए जगह रखना और लंबी अवधि के लिए निवेश करना, ये दो अगर आपको जचता है तो इस लेवल से आप निवेश कर सकते हैं। अच्छा नरेश भाई, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, ये ऐसा क्या ट्रिगर रहा मार्केट में जो एकदम से इतनी बड़ी रैली आ गई आपके हिसाब से? ये जो हालांकि आप नियर टर्म मूव्स को इतना क्लोजली ट्रैक नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बातचीत तो होती होगी, तो ऐसा क्या फैक्टर, क्या चेंज हुआ जो इतनी बड़ी रैली आई लोअर लेवल से? अनुज भाई, एफपीआईज ने एक लेसन शायद सीख लिया है। दुनिया के दूसरे इमर्जिंग मार्केट में एग्जिट एंट्री इजी है, पैसा फेंको तमाशा देखो, लेकिन एग्जिट डिफिकल्ट है। कुछ समय पहले डॉक्टर मार्क मोबियस ने कहा था, उन्होंने चाइना में शेयर्स बेचे लेकिन पैसे बाहर नहीं ले जा सके। भारत में एग्जिट इजी है। अक्टूबर 21 से जून 22 के बीच में तकरीबन एफपीआईज ने $35 बिलियन की सेलिंग की। $8 बिलियन से ज्यादा सेलिंग तो सिर्फ एक ग्रुप के स्टॉक में की, लेकिन एक एक पैसा वो लेके जा सके। भारत में एंट्री डिफिकल्ट है। अगर वो $35 बिलियन खरीदने आए तो पता नहीं अपना इंडेक्स कहाँ पे होगा। तो एक उन्हें समझ आ गया है कि भारत में लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। एंड हमारे जो क्रिटिक है वो भी तो ये एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, आज नहीं तो कल भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पिछले 30 सालों में हमने जो स्लो मोशन में $3 ट्रिलियन के आसपास वेल्थ क्रिएशन होता देखा है, उतना वेल्थ क्रिएशन आने वाले 7 से 10 सालों में फास्ट फॉरवर्ड में हो जाएगा। तो सबको खरीदना ही है। किसी ने शॉर्ट किया, वो कवर करके खरीद रहा है, कोई पेशेंट इन्वेस्टर है, वो करेक्शन पे खरीद रहा है। ओके, अच्छा ठीक है। तो नीलेश भाई, अब इस समय आपको पर्सनली, आपने जैसे कहा कि धीरे धीरे बाय करिए लेकिन अपना थोड़ा पाउडर ड्राई रखिए करेक्शन के लिए। अगर करेक्शन आती है तो किन पॉकेट्स पर आपकी नज़र होगी सबसे इस समय जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जहां पर आप फ्रेश मनी डालना चाहेंगे? 3 पॉकेट्स है अनुज भाई, जहां पे हमें लगता है कि आने वाले समय में पैसे मार्केट से ज्यादा बनने की उम्मीद है। पहला बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है। मतलब पूरे भारत की बैंक के लिए सिर्फ एक ही बात कहना काफी है कि हमारी शामराव विठल बैंक को अनाउंस करना पड़ता है। जब आप एसवीबी की बात करते हो तो अमेरिका में उठी हुई बैंक है, हम नहीं है। यही दिखाता है कि दुनिया की बैंकों के सामने हमारी बैंकों की स्थिति क्या है। अब जब अपने घर में आग लगी है तो ऑब्वियसली एफपीआई दूसरी जगह में बैंकों को बेचना चालू कर देंगे। उनकी सेलिंग की वजह से बैंकों के दाम कम हुए हैं, वैल्यूएशन सस्ता हुआ है और फंडामेंटल्स तो पहले से भी बढ़िया हुए हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में जब भी एफपीआई अपनी पोजीशन वापस बनाने आएंगे तब वहां पे एक तेजी हो सकती है। दूसरा सेक्टर जो हमें अच्छा लगता है वो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया है। चाइना प्लस वन की वजह से बहुत सारी कंपनी चाइना से अपने सोर्सिंग को डाइवर्सिफाई कर रही है। 14% से आसपास कंपनियां भारत में डेरा लगा रही है। भारतीय कंपनी को ग्लोबल आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे हैं और धीरे धीरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है रोड में, पोर्ट में, एयरपोर्ट में, उस वजह से हमारी कंपनी कुछ क्षेत्रों में दुनिया में कॉम्पिटिटिव बन रही है। ये सारी चीजों को मिला के देखे, जैसा हमने केमिकल सेक्टर में मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होते हुए देखा, जैसे आउटसोर्सिंग सेक्टर में मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होते हुए देखा, वैसे कुछ और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये सारे क्षेत्रों को एक ही थीम में कंबाइंड करे तो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया यह थीम आगे चल सकती है। तीसरा सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है। जनरली हमने देखा है कि इलेक्शन के पहले सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी ज्यादा करती है और पुराने निवेश किए हुए पैसे को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती है।
तो हायर अलोकेशन एंड फास्टर एग्जीक्यूशन यह भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ओके, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा। अच्छा नीलेश जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ सर। इससे पहले के 3 जो मेरे आपके साथ डिस्कशन हुए हैं, हमने हमेशा एक बात की है कि डेट में भी पैसा डालिए, इक्विटी में पैसा डालिए, इक्विटी से अपने रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन को कम रखिए। बट इस बार की मंत्रणा से पहले एक चीज़ हो गई है कि भारत में ही आरबीआई ने, गवर्नर साहब ने रेट हाइक की प्रोसेस सबसे पहले शुरू करी थी और रेट पॉज का बटन भी उन्होंने सबसे पहले बताया। ऑल्दो उन्होंने कहा कि ये एक पॉज है, ये यू टर्न नहीं है। बट इस पॉज के बाद वो जो हमारी एक डिस्कशन हुआ था ना कि अब डेट में पैसा डालिए, इक्विटी में पैसा डालिए, अब विचार क्या है आपका यहाँ पे, और आप इस पॉज को कितना स्ट्रांग मानते हैं और यहाँ से फर्दर रेट हाइक नहीं होंगे, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? वीरेंद्र भाई, 30 साल के करियर में एक चीज सीखी है कि मार्केट कहाँ पे टॉप अप होगा या बॉटम आउट होगा, उसके पीछे समय और शक्ति व्यर्थ करने की जगह पे हमेशा ये सोचो साइड कितनी है, डाउन साइड कितनी है। ब्याज के दरों में देखे तो अगर रेट हाइक होती है तो वो भी तकरीबन 25 बेसिस पॉइंट के आसपास होगी, उससे ज्यादा होने की उम्मीद नहीं है। रेट कट का अगर माहौल बनाए आने वाले 2-3 सालों के लिए तो वो 25 बेसिस पॉइंट से तो बहुत ही ज्यादा होगा। दैट मीन्स आपका अपसाइड डाउनसाइड रेशो 1:3, 1:4, 1:5 के आसपास है। ऐसे समय में रेट कहाँ पे टॉप अप होंगे, उससे अच्छा बेहतर है कि मैं अभी से निवेश कर लूं और 2 या 3 साल का व्यू ले लूं, ताकि मेरा अपसाइड डाउनसाइड रेशो रेट हाइक वर्सेस रेट कट हमारी फेवर में आ जाए। मुझे लगता है 2023 में शायद न हो, लेकिन 2024 में डेट के रिटर्न्स के अंदर कूपन इनकम के साथ साथ ब्याज की दरें नीचे गिरने की वजह से कैपिटल अप्रिसिएशन भी ऐड हो जाएगा और इसीलिए लोगों को डेट में अपने असेट एलोकेशन के अनुसार इस समय सबसे लंबे ड्यूरेशन में, सबसे लंबी मैच्योरिटी में निवेश करना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं इसी प्रश्न को अपना बेस नीलेश भाई इसलिए बना रहा था क्योंकि अब मैं आ रहा था एक ऐसे स्पेस पे जिसमें आपने 2021 में पैसा बना के भी दिया और इस मंच पे आके आपने बड़े कन्विक्शन के साथ बोला भी था, दैट वाज रियल स्टेट एंसिलरी, होम इंप्रूवमेंट। गुरुवार से आप यकीन मानिए इस रेट पॉज के बाद रियल स्टेट स्पेस कुछ डिफरेंट ही लग रहा है, रियल स्टेट एंसिलरी कुछ डिफरेंट ही लग रहा है। क्या ये वक्त एक बार फिर से इस डिप को बाय करने का है इस स्पेस में? डेफिनेटली वीरेंद्र भाई, अगर देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर किसी जमाने में 14 से 15% जीडीपी भारत का कंट्रीब्यूट करता था। फिर कुछ हद तक रेरा की वजह से, कुछ हद तक इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से और कुछ हद तक रियल एस्टेट अनअफोर्डेबल होने की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन गिरते गिरते 7-8% के आसपास पहुंच गया। अब हमें लगता है ये जर्नी वापस हाई सिंगल डिजिट से लो डबल डिजिट कंट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ रही है। अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है, रेरा की वजह से अनुशासन आया है और रियल एस्टेट सेक्टर में एक विश्वास आया है, एक तेजी आई है। उसकी बेनिफिट होम इम्प्रूवमेंट कंपनीज को भी मिलेगी। रियल एस्टेट सेक्टर में बेरिंग फ्यू कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज में गवर्नेंस के इश्यू आज भी है और उस वजह से रियल एस्टेट सेक्टर को अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो होम इम्प्रूवमेंट कंपनी, होम फाइनेंसिंग कंपनीज ये बेहतर ऑप्शन है कंपेयर टू प्योर रियल एस्टेट डेवलपर। तो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर में आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं, बिकॉज ये सेक्टर जो आज भारत में हाई सिंगल डिजिट कंट्रीब्यूशन करता है जीडीपी में, वो आने वाले कुछ समय में लो डबल डिजिट कंट्रीब्यूशन करता दिखेगा। इसकी ग्रोथ रेट भारत की नॉमिनल या रियल जीडीपी से 1.5 से 2 गुनी ज्यादा होनी चाहिए। नीलेश भाई, आईटी में अब क्या करें, क्योंकि आज भी इन्फोसिस अब 52 वीक लो के बहुत करीब, टीसीएस के नंबर्स आ जाने हैं। सबको कंसर्न ये लग रही है कि यूएस में जो बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है और ख़ासतौर से जो बीएफएसआई इतना बड़ा क्लाइंट है आईटी के लिए, क्या वो एक मुश्किल की एक कड़ी बनेगी आईटी के लिए? आपका क्या व्यू है? अब इस समय ओवर वैल्यूएशंस एटलीस्ट लार्ज कैप आईटी में अब मोर और लेस खत्म हो चुके हैं। क्या बाय किया जाए यहाँ पर या अभी समय देना होगा इसको? अनुज भाई, आईटी में
एकदम विश्वास के साथ कुछ कहना मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे 3-4 परिबल एक दूसरे के सामने चल रहे हैं। एक आपने जैसे बहुत उचित बताया कि ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस की वजह से हमारी आईटी इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरी चीज, बहुत सारी आईटी कंपनीज में मैनेजमेंट ट्रांजिशन चल रहा है। अब बैटन एक हाथ से दूसरे हाथ में रेस में हमेशा अच्छी तरह दिया जाता है, बट क्या नए प्लेयर की रफ्तार पुराने प्लेयर के जैसे ही होगी या कम होगी या ज्यादा होगी, उसके ऊपर लोगों के मन में संशय होना स्वाभाविक है। तीसरी चीज जो आईटी सेक्टर के लिए है वो है आपकी कॉस्ट प्रेशर। हमने पहले देखा था स्पेशली कोविड समय में कि आईटी क्षेत्र के एम्प्लॉयज की बहुत ज्यादा डिमांड थी और सैलरीज एंड वेजेस काफी जोर से बढ़ाने पड़े थे। अब किस प्रकार से कॉस्ट प्रेशर आते हैं, हमें लग रहा है कि कॉस्ट प्रेशर कम हो रहा है, बट वो मैनेजमेंट की कमेंटरी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस समय जो आईटी कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं, उन नतीजों का अध्ययन करना होगा, मैनेजमेंट की कमेंटरी को देखना होगा, और फिर उस आईटी क्षेत्र के स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं जहां पे आपको विश्वास है कि बैटन अच्छे प्लेयर के हाथ में पास हुआ है और उन्हें आने वाले भविष्य में ग्रोथ के ऊपर चिंता कम है या विश्वास ज्यादा है। अच्छा, ये हो गए नीलेश जी के आईटी पे राय। एक स्पेस और नीलेश जी जो डिलीवर कर रहा है पिछले कुछ सेशंस में और वो थोड़ा बदला सा नजर आ रहा है, वो है टू व्हीलर स्पेस। आपने दो बातें इसी कार्यक्रम में अब तक कही। मई 2024 का जिक्र किया आपने और रेट कट पॉसिबिलिटीज इन CY24 का जिक्र किया आपने। ये स्पेस बहुत दिनों बाद डिलीवर कर रहा है, अच्छा मूव दे रहा है। ऑटो में हमने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को 2021-22 में डिलीवर करते हुए देखा था। टू व्हीलर पर आपकी राय क्या है इस वक्त? सो टू व्हीलर इंडस्ट्री को अगर आप देखें तो पिछले साल FY23 में पीक टू व्हीलर सेल्स से FY23 सेल्स तकरीबन 50 लाख व्हीकल कम थी और प्री कोविड लेवल से तकरीबन 30 लाख व्हीकल कम थी। नाउ ये बहुत बड़ा गैप है और उस वजह से आप अगर टू व्हीलर स्टॉक्स को देखो तो प्री कोविड से लेके अब तक कोई खास रिटर्न बना नहीं है, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न है। विद इन टू व्हीलर स्पेस ऑल्सो कुछ कंपनीज है जो एकदम हाई एंड बाइक के ऊपर है, कुछ कंपनीज है जो एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। अनलिस्टेड स्पेस में भले कम हो, बट अनलिस्टेड स्पेस में बहुत सारी कंपनीज है जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के ऊपर फोकस कर रही है। तो मेरे हिसाब से अब टू व्हीलर सेक्टर को एक सेक्टर गिनने की जगह पे हमें अलग अलग हिस्सों में बांटना होगा। कंपनीज जो हाई एंड बाइक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही है, शायद वहां पे डिमांड उतनी इम्पैक्ट नहीं होगी जितनी लो एंड बाइक पे होगी। कंपनीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर फोकस कर रही है, शायद उनका ग्रोथ रेट इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से ऊपर ही रहेगा। और तीसरा, जो कंपनीज रूरल इंडिया के ऊपर सपोर्ट कर रही है, वहां पे देखना पड़ेगा मॉनसून बिलो एवरेज आता है जैसे स्काईमेट ने बताया, या नॉर्मल आता है जैसे IMD ने बताया, और उसकी क्या इम्पैक्ट रूरल इकोनॉमी पे होती है। मुझे लगता है कि अगर मॉनसून नॉर्मल रहा तो टू व्हीलर में एक रिकवरी आ सकती है, बिकॉज हम पीक से 50 लाख स्कूटर टू व्हीलर नीचे है और प्री कोविड लेवल से 30 लाख व्हीकल नीचे है, तो कहीं ना कहीं इसमें बॉटमिंग आउट होके एक बाउंस आना जरूरी है। इंडिया इंक की तरफ से एक थोड़ी सी बुरी खबर। एक बहुत बड़े वेटरन महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन एमेरिटस केशव महिंद्रा जी, 99 साल की उम्र थी उनकी। ऑब्वियसली इस साल 100 का आंकड़ा पूरा हो जाता, लेकिन अब उनका देहांत हुआ है और ये इस खबर की पुष्टि खुद पवन गोयनका जी ने की है महिंद्रा ग्रुप से। तो रेस्ट इन पीस, ओम शांति जिसे कहते हैं केशव महिंद्रा जी, लेजेंड ऑफ इंडिया इंक। चलिए नीलेश भाई, आपको शुक्रिया बोलें इससे पहले एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से एटलीस्ट। अक्टूबर 2021 के बाद से रिटेल इन्वेस्टर ने इस मार्केट में मोर और लेस पैसा नहीं कमाया है और उसको दूसरी तरफ दिख रहा है कि बाकी एसेट क्लासेस में अच्छा पैसा बना है, गोल्ड में शानदार पैसा बना है। हालांकि मुझे पता है कि आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बहुत अगेंस्ट हैं और उसको हेट करते हैं, लेकिन गोल्ड में बहुत पैसा बना है,
रियल एस्टेट में बहुत पैसा बनाया है और फिक्स इनकम आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, इस समय आपकी उस रिटेल इन्वेस्टर को क्या सलाह होगी जो अक्टूबर 2021 से मान लीजिए या 2021 में किसी भी समय से इन्वेस्ट करके बैठा है स्टॉक मार्केट में और अपने पोर्टफोलियो में लगातार पेन देख रहा है? अनुज भाई, गोल्ड के ऊपर भारत के रूप से मैंने हमेशा विरोध किया है कि हमें गोल्ड में निवेश नहीं करना चाहिए, बट एज ए एडवाइस टू इन्वेस्टर तकरीबन मार्च 2020 से हम लोगों को कह रहे हैं कि आप गोल्ड में निवेश करिए, बिकॉज दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं और गोल्ड के दाम ऊपर जाएंगे वैसा लगता है। 2020 और 22 में वो कॉल अच्छा चला, 21 में नहीं चला, बट कॉल का तो वही है, कभी सच कभी झूठ। इनफैक्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए एक किस्सा कहना चाहूंगा। इस कंपनी की स्थापना महिंद्रा एंड मोहम्मद करके हुई थी जब उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान विली जिप को भारत में इंट्रोड्यूस किया था। उस छोटे से सीड को आज घना वटवृक्ष बन गया और उसके पीछे महिंद्रा जी ने जो मेहनत की, जो मतलब गाइडेंस दिया, वो वाकई काबिल तारीफ है। भगवान उनकी आत्मा को सदगति दे। मेरा निवेशकों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, रिकमेंडेशन है कि आप असेट एलोकेशन पे विश्वास रखिए। पूरा पोर्टफोलियो हमेशा उस असेट क्लास में नहीं लगा सकते जो चलने वाला हो। किसको पता था गोल्ड कब चलेगा, रियल एस्टेट कब चलेगा, फिक्स्ड इनकम कब चलेगा। तो अगर आप एक बैलेंस बना के रखे फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट, गोल्ड और इक्विटी में, तो आपका पोर्टफोलियो इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देगा, आपके लिए अच्छा होगा। इक्विटी के लिए मुझे लगता है कि इस बार की इक्विटी महेंद्र सिंह धोनी जैसी होगी। धोनी साहब अपना समय लेते हैं आंख को सेट करने में, और फिर जब आखिरी ओवर आते हैं तो चौके छक्कों की जड़ी लगा के आस्किंग रन रेट को बीट करके टीम को जीत की तरफ लेके जाते हैं। अगर इक्विटी मार्केट ने अगस्त 21 से लेके आज तक कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, तो उसका मतलब यह है कि आने वाले समय में वो 1 या 2 महीने में उतना रिटर्न दे सकता है जो पिछले 2 साल के रिटर्न को कॉम्पेंसेट कर सकता है। जरूरत है कि आप पिच पे खड़े रहे और धोनी के ऊपर विश्वास रखें। जब आस्किंग रेट भले बढ़ रहा है आज की तारीख में, बट 1 या 2 ओवर ऐसी निकलेगी जहां पे वो चौके छक्के मार के जीत की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा नीलेश भाई, आपकी कोई मेमोरी केशव महिंद्रा जी को लेकर, सिंस आपने बात की उसकी, कभी आपसे मतलब कोई इंसिडेंट जो आपको याद हो? नहीं, मतलब मैं तो जब वो अपनी कॉर्पोरेट करियर पे चरम सीमा पे थे, मैं तो बहुत छोटा एनालिस्ट था। हाँ। तो मैं ऑडियंस में बैठ के उनको सुनता रहता था। और ये जो कभी कभी रिसर्च की थी महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के ऊपर, तो मतलब वाकई एकदम दिल को आनंद मिलता है कि कैसे छोटे से लेवल पे उन्होंने कंपनी चालू की, कैसे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और आज दुनिया के सबसे बड़े ट्रैक्टर कंपनीज में आ गए। उनके जो 2 व्हीलर, उनके जो 4 व्हीलर्स है, जीप एंड एसयूवीज, कैसे वो मतलब भारत के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए योगदान दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसे कॉर्पोरेट कैप्टन्स को देखते हैं, उनके गवर्नेंस को देखते हैं। बिल्कुल। और चलिए, शुक्रिया नीलेश भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इतनी सारी विजडम हमारे साथ शेयर करने के लिए। ये केशव महिंद्रा की पिक्चर। अच्छा, जब कंपनी बनी थी तो M&M में पहला नाम एक्चुअली मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक और नाम भी था, महिंद्रा एंड मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद और JCKC महिंद्रा के साथ शुरू हुई ये कंपनी। एग्जैक्टली। तो जो इस पर मेरे ख्याल से सुमित ने शायद डू यू नो भी किया हुआ है। डू यू नो किया हुआ है, तो उसको जरा रिविजिट करेंगे। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि नीलेश भाई ने भी कहा कि भगवान सदगति दे आत्मा को और ओम शांति। चलिए अभी काम करते हैं, फिर शो की यहाँ पर समाप्ति करते हैं। मुझे वीरू को दीजिए इजाज़त और आज सुमित जुड़ेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। सुमित, ओवर टू यू। शुक्रिया। देखिए बाजार के अंदर आज फिर भी